अहम बात आपके साथ मैं हूं आपका मेज़बान रशीद राहिल। वक्त वक्त पर हम आपको मुख्तलिफ शख्सियात से मिलवाते हैं और हालात वाक़ात उनसे जानते हैं। आज हम जिस शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात करवा रहे हैं वो है अखिल भारतीय महाजन बरादरी के संघ के सरबराह जनाब महेश गुप्ता साहब। महेश गुप्ता साहब, एशनबल में आपका खैर मकदम। आपसे जानना चाहते हैं, ये जो आपने सभा बनाई है, बरादरी बनाई है, एक संघ बनाया है, तो इसका क्या मकसद है और क्यों इसकी बुनियाद डालनी पड़ी और आगे आपका क्या प्लान है? शुक्रिया राहिल साहब, आपने मुझे अपने स्टूडियो में मदऊ किया और मुझे मौका दिया कि मैं अपना मौक़िफ़, अपनी सोच, अपना लक्ष्य आपके सामने रख सकूं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि महाजन है क्या। कर्मों के अनुसार मनु जी महाराज ने पूरे हिंदू समाज को 4 वर्गों में बांटा था। जो व्यापार करने वाली कम्युनिटी थी उसे वैश्य का नाम दिया गया और हम उसी का एक हिस्सा है। वैश्य से हम महाजन कैसे हुए, यहां महाजन क्यों लिखते हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है जिसे चंद लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि लगभग 1001 साल पहले जब हम लोगों ने गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उसके आजू बाजू के इलाकों से हिजरत की, वहां से हम निकले तो अपने राजा के साथ, तो हमने अपना परिवार, अपनी उस रजवाड़े को सेफ करने के लिए पहाड़ों में जाके शरण ले ली। और यहां पर राजाओं ने अपना पूरा सेटअप, यहां तक के किले तक भी बनाए। आप देखेंगे जम्मू प्रदेश के अंदर आपको बहुत सी जगहों पे किले मिल जाएंगे जिन्होंने कभी जंग नहीं की, सिर्फ सेफ्टी के लिए किले बनाए। तो ये हिजरत हमारी वहां से हुई। अब चूंकि आप ये देखेंगे कि महाजन कम्युनिटी एज सच, उनकी पहली जो रुकावट थी, रुके, वो जम्मू कश्मीर के एरिया में रुके, खासकर जम्मू के एरिया में रुके। कश्मीर भी नहीं मैं कहूंगा, जम्मू के एरिया में रुके। और जम्मू में आके आज उन्होंने अपने फिर देवताओं के स्थान भी यहां बनाए। आज 80% महाजनों के स्थान जो हैं वो जम्मू प्रदेश के आजू बाजू में हैं ओरिजिनल, और 20-21% हिमाचल में भी हैं। और तारीख ये है कि कर्मानुसार हम वहां से भागे। ये जो लोग बिजनेस करते थे, चाहे वो पीछे कुछ भी रहे हों, छोटी कास्ट से रहे हों, बड़ी से रहे हों, लेकिन जब उन्होंने बिजनेस शुरू किया तो उनको वैश्य की डिग्री मिल गई और वो आज तक वैश्य ही है। ये रहा उनका हिस्सा। अब उसको खोलने का, ये संघ बनाने की क्या जरूरत थी? हमारे पास एज सच जम्मू वालों के पास या महाजनों के पास अपनी कोई लंबी चौड़ी हिस्ट्री नहीं है कि हमारी जड़ें कहां हैं। और मैं समझता हूं जिस कौम को अपनी जड़ें नहीं पता है उसका वकार जो है वो ढुलमुल रहता है, वो जम नहीं पाते किसी जगह के साथ। तो उस चीज को देखते हुए सबसे पहले मैंने अपनी जड़ें ढूंढना शुरू की कि हम कहां से हुए। जो छोटी सी बात मैंने आपको बताई है, मेरा रिसर्च इस पे चल रहा है, डॉक्यूमेंटेशन भी करूंगा, उसका प्रूफ भी बनाऊंगा, ताकि पूरी बरादरी को इस चीज पे फख्र हो कि हम कहां से चले, कहां पहुंचे और क्यों पहुंचे और क्या किया, क्या खोया, क्या पाया। मकसद महाजन बरादरी को इकट्ठा करने का, मैंने एक इंटरव्यू में पहले भी कहा था कि बाज का होता क्या है, जब आप कोई संस्था बनाते हैं, कोई संगठन बनाते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, तो लोगों का लगता है, खासकर बिरादरी होगा, तो आपको लगता है कि जैसे कोई फौज इकट्ठी कर रही है, कोई जिहाद करने चले हैं। तो ऐसा नहीं है। महाजनों की मैं कोई फौज नहीं बना रहा हूं। मैं जिस शख्स का चेला हूं या भगत हूं वो है लाला हंसराज महाजन जी, शेरे डुगर जिन्हें कहा जाता है। मैं उनके फलसफे को लेकर चल रहा हूं कि पहले आप अपने घर को सीधा करिए, फिर मोहल्ले को सीधा करिए, फिर अपने समाज को सीधा करिए और फिर देश के बारे में सोचिए। क्योंकि देश से भी आप अलग नहीं हो सकते, ना घर से अलग हो सकते हैं। इन सब के साथ आपका कोई ना कोई रिश्ता नाता बना हुआ है। तो एक हमारे यहां जो हमारा स्लोगन है उसके बारे में बता दूं, संस्कृत में है कि महाजनों जेन गथा सपंथा, माने कि महाजन जिस रास्ते से निकल जाता है वो रास्ता आम हो जाता है। यानी कि वो काम करता है जो लोगों के लिए एक गाइडेंस बन जाते हैं। तो मेरी सोच अभी वही है कि महाजनों को वो काम करना चाहिए जिससे दूसरी बिरादरियां भी फैज हों,
उनको भी फायदा पहुंचे, वो अपने लोगों को उस ढंग से उन तरीकों पे चले, उसी तरीके से ऑर्गेनाइज करें जिस तरह से महाजन ऑर्गेनाइज करते हैं अपने सिस्टम को, ताकि पूरे, जब सारी बिरादरियां अच्छी हो जाएंगी तो फिर हिंदुस्तान में क्या बच जाएगा, तो फिर हिंदुस्तान अपने आप में अच्छा हो गया। और जब हमें देख के बाकी लोग होंगे तो जो वासुदेव कुटुंबकम की बात है कि दुनिया सारी अच्छी होनी चाहिए, तो अपने आप अच्छी हो जाएगी। अभी तक महाजन साहब कितनी जो बरादरियां हैं मुख्तलिफ कास्ट्स की जिनको आप मिलाने में कामयाब हो गए? देखिए, ऐसा है कि लिस्ट फहरिस्त बहुत लंबी है, टू बी वेरी फ्रैंक, और मेरा सफर करीबन सवा साल 1.5 साल पहले शुरू हुआ है। पहले तो ऑर्गेनाइजेशन बनानी थी, उसके साथ लोगों को जोड़ना था, उसमें काफी वक्त निकल गया। लेकिन जिस दिन से मैंने ये शुरू किया है सफर, पिछले साल तक सिर्फ 18 देवस्थान जो है वो मेरे कांटेक्ट में आए थे। आज उस मालिक का बहुत शुक्र है, धन्यवाद करता हूं, और आप जैसे दोस्तों की मेहरबानी है जिनके सहयोग से मुझे अभी तक 65 देवस्थान जो है मैंने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, उनके प्रूफ मेरे पास आ गए कि वो फला फला जगह है। तो अभी ये सफर मेरा जारी और सारी है, क्योंकि मेरी कोशिश है कि जब तक मैं आखिरी आदमी तक नहीं पहुंच जाता तब तक मेरा काम अधूरा है। और इसके साथ साथ ही अब देखिए, मैं जो हमारा पुराना सिस्टम था उससे मैंने कैसे मुख्तलिफ किया है। मेरी जो सोच है वो ये है कि महाजन पैसे वाली कौम है। महाजनों को चाहिए कि अपने रिसोर्सेज को पूल करके वो समाज के अंदर इंस्टीट्यूशंस खड़ी करें। फॉर एग्जांपल, आज आदमी की रोटी के बाद दूसरी जरूरत है नॉलेज, शिक्षा, एजुकेशन, स्कूल जरूरी, स्कूल। तो मेरी सोच ये है कि अब हम हमारे स्कूल का, और जो मेरा कंसेप्ट है उसमें यह फर्क है कि हम वहां पर वेस्टर्नाइज करते हैं बच्चों को, स्कर्ट पहनो, ये पहनो, वो पहनो, ऐसा करो, वैसा करो, ऐसे बाल बना के आओ। आदमी की पर्सनैलिटी बिल्ड करने के लिए स्ट्रेस नहीं है। मैं चाहता हूं हम जिस देश में रह रहे हैं हमारी पर्सनैलिटी उसके अनुसार होनी चाहिए, ताकि जब हम बाहर जाए तो हम अपने अपने एरिया के, अपने अपने देश के एम्बेसडर हों, ना कि हम अंग्रेज लगे। देखिए, एक बात यहां मेरे जहन में आ रही है कि सियासत से कोई बंदा अलग नहीं रह सकता है। ठीक, हमारे मुल्क में जो सियासी निज़ाम चल रहा है, आप इस सभा को, इस बरादरी को कहां पे यूटिलाइज कर रहे हैं सियासत में? सच मैं आपको, ये सियासत एक बड़ी इंडिविजुअल सी चीज है। जब कम्युनिटीज सियासत में पड़ जाती हैं तो वो भटक जाती हैं, क्योंकि सियासत का एक बड़ा असूल ये है कि आप 2 पार्टी या 3 पार्टी सिस्टम है तो किसी एक पार्टी के साथ आपको अपना अलहाक रखना पड़ता है, उसके साथ जुड़ना पड़ता है, फिर वो आका जो कहे या सर करना पड़ता है। मैं अपने किसी भी साथी को ये कभी सलाह नहीं दूंगा, जो मुल्क की सियासत है उसके साथ हमारा कंसर्न जरूर होना चाहिए, क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, उस पर आवाज भी उठानी चाहिए। लेकिन ये जुड़ने वाली बात मैं किसी को नहीं कहता कि आप जुड़िए और फिर वहां पर अपना ज़हन, अपनी सोच उनके आगे गिरवी रख दे। मैं बिल्कुल इसके हाथ में नहीं। एक और सवाल यहां मेरे जहन में उभर रहा है कि धारा 370 का खात्मा हुआ, जम्मू एक सरमाई कैपिटल है जम्मू कश्मीर का, अक्सर दरबारमू होता था और ये दरबारमू भी रिमूव किया गया और आर्टिकल 370 भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिमूव किया गया। आपको क्या लग रहा है, क्या फर्क पड़ गया है? क्या हमारे नाज़रीन को आप बता सकते हैं कि क्या लग रहा है? मैं इस मामले में बड़ी साफ सोच रखता हूं अपनी। बदलाव हमेशा कुछ ना कुछ लेके जाता है और कुछ ना कुछ देने के लिए आता है। जब डैम बनते हैं तो नदियों के रुख मुड़ते हैं, कई इलाकों में पानी नहीं रहता और कईयों में पानी की भरमार हो जाती है। देखना यह होता है कि बाय एंड लार्ज इन द लॉन्ग रन ये हमारे फायदे में है कि नहीं है। जाती तौर पर हम तब भी काम करके रोटी खाते थे, आज भी काम करके रोटी खाते हैं। दफा 370 ने हमें एक मादूद दायरे के अंदर डाल दिया था ज़हनी तौर पर, और वो बैरियर, मेरे ख्याल से वो ज़हनी बैरियर टूटा है। आज आप देखिए कि कितने लोग, आज ट्रेन पहुंची है श्रीनगर, आप 12 घंटे में श्रीनगर से दिल्ली पहुंचेंगे, वहां से जहाज पकड़ेंगे 12 घंटे में हम अमेरिका। एक दिन में आप कभी तसव्वुर भी कर सकते थे अमेरिका पहुंच सकते हैं।
आपको 6 स्टेशन बदल के यहां जम्मू पहुंचना पड़ता था। सही। फिर हम पठानकोट जाते थे, आपको याद होगा। फिर वहां बुकिंग नहीं मिलती थी, कभी खड़े खड़े कभी बैठे बैठे, जैसे भी हो धक्के खाते हुए निकलते थे। भारत एक ऐसा देश है जिसके साथ हम दफा 370 के पहले भी जुड़े हुए थे, उसके बाद भी जुड़े हुए थे। दफा 370 कुछ लोगों को, जिनको कुछ लोगों को गुलाम बनाकर उन पर राज करना था, उनके लिए वो बड़ी अच्छी बात थी। मैं आपसे पूछता हूं कि कश्मीर में आज से 90s में आपको याद होगा लाखों लोग सड़क पे उतरते थे आजादी आजादी के नारे लगाने के लिए, और दफा 370 टूटने से पहले हमारे बड़े सारे सो कॉल्ड लीडर्स ने कहा जी तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, खून की नदियां बह जाएंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मुझे बताइए कितने प्रोटेस्ट हुए? हालांकि कश्मीर बड़ा सोचवान इलाका है, जम्मू की तरह नहीं है। पॉलिटिकली बहुत अवेयर है कश्मीरी। अगर वो पॉलिटिकली अवेयर लोगों ने जुलूस नहीं निकाला तो आप मेरे से क्या सवाल पूछते हैं? ये सवाल आप कश्मीरियों से पूछिए कि भैया हमको क्या मिला क्या नहीं मिला। टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। महाजन बरादरी का आगे का प्रोग्राम क्या होगा? देखिए, मैंने आपको वही बात हमारी कट गई। मैं बिलीव करता हूं कि वी शुड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस। अगर हमारे पास पैसे हैं तो उन पैसों को हम अगर कहीं बिस्तर के नीचे रखते हैं तो ना हमारी औलाद को फायदा है ना हमारे समाज को फायदा है। मैंने यही आह्वान किया है और उसी सिलसिले में हम पैसे इकट्ठे भी कर रहे हैं, मेंबर बना रहे हैं, वो भी एक डेमोक्रेटिक सिस्टम से। ये नहीं कि सिर्फ अमीर आदमियों को पकड़ा जाए और उनसे पैसे इकट्ठे करके इंस्टीट्यूशन खड़ी कर जाए। मैं इसके खिलाफ हूं। मैं कहता हूं वही प्रोग्राम कामयाब होता है जिसमें आम आदमी जुड़ता है। ना वो मुल्क चलता है जिसका आम आदमी ना जुड़ा हो, ना वो इंस्टीट्यूशन चलती है। मैंने एक 5100 रुपए की मेंबरशिप रखी है ताकि हर खास व आम उसका मेंबर बन सके। उसके बाद ओपन रखा है कि जब हम इंस्टीट्यूशन खड़ी करेंगे आपका जो मर्जी होगा आप उसमें कंट्रीब्यूट करिए, उस पर कोई बंदिश नहीं है। लेकिन उसको लगना चाहिए कि 5000 वाले को कि मेरे नाम की भी 10 ईंटें वहां पर लगी हैं। आई एम ऑल्सो ए पार्ट ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन। दैट्स इंपॉर्टेंट। मुस्लिम बरादरी में भी महाजन लोग हैं, क्या मुस्लिम बरादरी के लोग भी आपकी इस सभा में शामिल, इस बरादरी में शामिल हो? ये बड़ा शानदार सवाल पूछा आपने। बहुत शानदार सवाल पूछा। ये हमारे यहां जो महाजन हैं वो आपको याद होगा हमारी स्पीकर रही हैं सुमित्रा महाजन जी। तो वो सोचते थे, बड़ा प्राउड फील करते थे, हमारी महाजन बहन जो है वो स्पीकर है। मैं कह जी वो हमारी हिंदुस्तानी बहन है, वो हमारी महाजन बहन नहीं है। महाजन का मतलब ये था ईस्ट इंडिया में या बाकी नॉर्थ इंडिया को छोड़ के महाजन शब्द इस्तेमाल होता था जो आदमी पैसे सूद पे देता था। जो फैमिलियां सूद पे पैसे देती थी वो महाजन कहलाती थी। सो महाजन वॉज देयर डेजिग्नेशन, नॉट कास्ट। तो जैसे ये प्रमोद महाजन जी थे, अगर आप उनका पता करें तो वो ब्राह्मण फैमिली से थे। सुमित्रा महाजन जी ब्राह्मण फैमिली से हैं। और ये एक मिथ मैं दूर करना चाहता हूं। मैं उधमपुर का रहने वाला हूं। हमारे वहां महाजन हमेरा पैसे उसके पास कम पड़ते थे क्योंकि व्यापार ज्यादा करना होता था, सरमाया कम होता था। वो महाजनों के पास जाके पैसे लेते थे और वो महाजन सारे पुरोहित थे क्योंकि ब्राह्मण बिजनेस नहीं करता था, उसके पास जो पैसा आता था वो इकट्ठा होता रहता था। अल्टीमेटली वो हम महाजनों के माध्यम से इन्वेस्ट करता था और उसको सूद लेता था। तो सूदखोरी का काम कभी भी महाजनों का नहीं रहा। हम खुद आपको बताया 1000 साल पहले उजड़ के यहां आए तो हमारे पास कहां इतने पैसे थे कि हम लोगों को ब्याज देते और उनसे ब्याज पे पैसे देते। हमने मेहनत मशक्कत की और अल्टीमेटली आपने अपने काम इस्टेब्लिश किए। जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं आप? बस जो लाला हंसराज महाजन जी ने कहा कि सभी लोग बजाय लंबी चौड़ी सियासत में जाने के बजाय अपने अपने लोगों का ख्याल रखें, उनके फलाह बहबूद के लिए काम करें और उसके बाद जब सब लोग खुशहाल होंगे तो ये स्टेट भी खुशहाल होगी, ये मुल्क खुशहाल होगा। ये जो कास्टिज्म का बीज बोया गया है, तू अच्छा तू बुरा, तेरा अच्छा तेरा मेरा अच्छा, ये चीजें खत्म होनी चाहिए। महाजन साहब, एशियन मिल के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ टाइम होना चाहिए, फिर कभी आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी कि आपने मेरे ख्यालों को सुना। दुआ करता हूं कि लोगों को मेरी बातों से फायदा पहुंचे। थैंक यू।